नमस्ते बच्चों, कनेक्टेड में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम काम, आराम और जीवन समकालीन विश्व में शहर नामक पाठ पढ़ने वाले हैं। आज हम इस पाठ में निम्नलिखित चीजें सीखेंगे। सन 1880 में दुर्गाचरण राय ने एक उपन्यास लिखा था, देवगानेर मर्त्य आगमन, धरती पर देवता उतरे। इस उपन्यास में ब्रह्मा कुछ दूसरे देवताओं के साथ कलकत्ता जाने के लिए एक रेलगाड़ी में बैठते हैं। कलकत्ता उस समय के ब्रिटिश भारत की राजधानी थी। बारिश के देवता वरुण उन देवताओं को कलकत्ते की सैर कराते हैं। इस विशाल आधुनिक शहर को देखकर सारे देवता चकित रह जाते हैं। बिना केवल रेलगाड़ी बल्कि गंगा के पानी में चलते विशाल जहाज, कारखानों की धुआं उगलती चिमनियों, बड़े बड़े पुल, विशाल स्मारक और अलग अलग प्रकार की चीज़ों से लदी दुकानों को देखकर चकित रह जाते हैं। जगमगाते महानगर के चकाचौंध से वे इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि स्वर्ग के अपने दरबार में भी ऐसा ही संग्रहालय बनाने का तय कर लेते हैं। 19वीं सदी के कलकत्ता में नए नए मौक़ों की भरमार थी। वहाँ व्यापार और वाणिज्य, शिक्षा और नौकरियों के एक से एक नए अवसर सामने आ रहे थे। लेकिन देवतागण इस शहर की एक चीज़ से परेशान भी होते हैं। उन्हें यहाँ के ठग और चोरों, भयानक गरीबी, असंख्य लोगों के दड़बे नुमा मकानों को देखकर बड़ा दुख होता है। ब्रह्मा खुद चश्मा खरीदने के चक्कर में ठगे जाते हैं। जब वे जूते खरीदने के लिए दुकान में जाते हैं तो ये देखकर बड़े हैरान होते हैं कि सारे दुकानदार एक दूसरे को धोखेबाज बता रहे हैं। सारे देवता जाति, धर्म और औरत मर्द में फर्क को देखकर बड़े परेशान होते हैं। जो भेद अब तक कुदरती और सामान्य दिखाई देते थे, वे अब टूटते दिखाई दे रहे थे। दुर्गाचरण राय की तरह 19वीं सदी में भारत के बहुत सारे लोग शहरों को देखकर हैरान भी होते थे और भ्रम में भी पड़ जाते थे। शहर का जीवन लगातार गलत छवियों और अनुभवों को जन्म दे रहा था। एक तरफ अमीरी तो दूसरी ओर गरीबी का महासागर था। एक तरफ चमक दमक थी तो दूसरी ओर धूल धक्कड़ थी। एक और अवसर थे तो दूसरी ओर निराशा थी। क्या शहर हमेशा ऐसे ही थे? भले ही शहरीकरण की प्रक्रिया बहुत लंबी रही है, लेकिन आधुनिक शहर के उदय का इतिहास 200 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। औद्योगिक पूंजीवाद का उदय, दुनिया के बहुत बड़े भाग पर औपनिवेशिक शासन की स्थापना और लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, इन तीन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं ने आधुनिक शहरों की शक्ल सूरत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस पाठ में शहरीकरण को जन्म देने वाली कुछ प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ हम इस बात की पड़ताल करेंगे कि आधुनिक शहर कैसे विकसित हुआ और शहर के भीतर क्या चलता है। शहर की विशेषताएं। आइए सबसे पहले इस बात पर विचार करें कि एक तरफ शहरों और दूसरी ओर गांव व कस्बों के बीच हम क्या फ़र्क देखते हैं। निपुर और मोहनजोदड़ो जैसे शुरुआती कस्बे और शहर नदी घाटियों के आसपास विकसित हुए और वे अपने समय की अन्य इंसानी बस्तियों या आबादियों से बड़े थे। प्राचीन शहर केवल तभी बच सकते थे जब बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी भोजन का प्रबंध किया जा सके जो खाद्य उत्पादन के अलावा अन्य काम करते हैं। राजनीतिक सत्ता, प्रशासकीय नेटवर्क, व्यापार और उद्योग, धार्मिक संस्थानों और बौद्धिक गतिविधियों के केंद्र आमतौर पर शहर ही होते थे। शहरी इलाके कई तरह के हो सकते हैं। कहीं समय समय पर लगने वाले बाज़ार होते हैं तो कहीं स्थायी बाज़ार होते हैं, तो दूसरी ओर ऐसे छोटे कस्बे भी होते हैं जो बाज़ार के साथ साथ कानून, प्रशासन और धार्मिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं। शहरों के आकार और जटिलता में भी बहुत फ़र्क होता है। राजनीतिक प्राधिकार का केंद्र प्रायः शहर ही होते हैं। वे दस्तकारों, व्यापारियों और धार्मिक अधिकारियों को भी प्राश्रय देते हैं। शहर घनी आबादी वाले आधुनिक किस्म के महानगर भी हो सकते हैं, जहां से एक पूरे क्षेत्र के राजनीतिक व आर्थिक कामों को देखा जाता है और जिनकी आबादी बहुत बड़ी होती है। इस अध्याय में हम आधुनिक विश्व में शहरीकरण के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे। महानगरीय विकास के उदाहरण के तौर पर हम दो आधुनिक शहरों लंदन और बम्बई का विस्तार से अध्ययन करेंगे। लंदन दुनिया का सबसे बड़ा महानगर है और 19वीं सदी में साम्राज्यवादी केंद्र रहा है। बम्बई भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक शहर है। इंग्लैंड में औद्योगिकरण और आधुनिक शहर का होता है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा असर डाला है। इसके बावजूद 1850 के दशक तक भी, यानी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होने के कई दशक बाद तक भी, ज़्यादातर पश्चिमी शहर मोटे तौर पर ग्रामीण किस्म के शहर ही थे। लीड्स और मैनचेस्टर जैसे प्रारंभिक औद्योगिक शहर 18वीं सदी के आखिर में स्थापित किए गए कपड़ा मिलों के कारण प्रवासी मजदूरों को बड़ी संख्या में आकर्षित कर रहे थे। 1851 में मैनचेस्टर में रहने वाले 3/4 से ज़्यादा लोग ग्रामीण इलाकों से आए प्रवासी मजदूर थे। आइए अब ज़रा लंदन को देखें। 1750 तक इंग्लैंड और वेल्स का हर 9 में से एक आदमी लंदन में रहता था। ये एक महाकाय शहर था जिसकी आबादी
7-5 हज़ार तक पहुंच चुकी थी। 19वीं शताब्दी में भी लंदन इसी तरह फैलता रहा। 1810 से 1880 के बीच 70 सालों में उसकी आबादी 10 लाख से बढ़कर 40 लाख यानी 4 गुना हो गई थी। हालांकि लंदन में विशाल कारखाने नहीं थे, फिर भी प्रवासी आबादी चुंबक की तरह उसी की तरफ खींची चली जाती थी। गैरेथ स्टेडम जोन्स के शब्दों में 19वीं शताब्दी का लंदन क्लर्कों और दुकानदारों, छोटे पेशेवरों और निपुण कारीगरों, कुशल व शारीरिक श्रम करने वालों की बढ़ती आबादी, सिपाहियों, नौकरों, दिहाड़ी मजदूरों, फेरी वालों और भिखारियों का शहर था। लंदन की गोदी के अलावा मुख्य रूप से 5 तरह के बड़े उद्योगों में बहुत सारे लोगों को काम मिला हुआ था। ये उद्योग थे परिधान और जूता उद्योग, लकड़ी व फर्नीचर उद्योग, धातु व इंजीनियरिंग उद्योग, छपाई और स्टेशनरी उद्योग तथा शल्य चिकित्सा उपकरण व घड़ी जैसे सटीक माप वाले उत्पादों और कीमती धातुओं की चीज़ें बनाने वाले उद्योग। पहले विश्व युद्ध 1914 से 18 के दौरान लंदन में मोटर कार और बिजली के उपकरणों का भी उत्पादन होने लगा और विशाल कारखानों की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो गई कि शहर की 3/4 नौकरियां इन्हीं कारखानों में सिमट गईं। हाशिए के समूह। जैसे जैसे लंदन बढ़ा वहाँ अपराध भी बढ़ने लगे। कहते हैं कि 1870 के दशक में लंदन में कम से कम 20,000 अपराधी रहते थे। इस दौरान की आपराधिक गतिविधियों के बारे में अब हम काफ़ी कुछ जानते हैं, क्योंकि उस समय अपराध व्यापक चिंता और बेचैनी का कारण बन चुके थे। पुलिस कानून व्यवस्था को लेकर चिंतित थी, परोपकारी समाज की नैतिकता को लेकर बेचैन थी और उद्योगपति परिश्रमी व अनुशासित मजदूर वर्ग चाहते थे। इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए अपराधियों की गिनती की गई, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाने लगी और उनकी ज़िंदगी के तौर तरीकों की जांच की जाती थी। 19वीं सदी के मध्य में हेनरी मेयू ने लंदन के मजदूरों पर कई किताबें लिखी। उन्होंने ऐसे लोगों की एक लंबी सूची भी बनाई जो अपराधों से ही अपनी आजीविका चलाते थे। अपराधियों की इस सूची में दर्ज बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो मकानों की छतों से शीशा चुरा लेते थे, दुकानों से खाने की चीज़ें उठा लेते थे, कोयले के ढेर उठा ले जाते थे या बाड़ों पर सूखे कपड़े उठा ले जाते थे। दूसरी ओर ऐसे अपराधी भी थे जो अपने धंधे में माहिर थे, जिन्हें अपराधों को पूरी सफाई से अंजाम देना अच्छी तरह आता था। लंदन की सड़कों पर ठगों और जालसाजों, जेब कतरों और छोटे मोटे चोरों की भरमार रहती थी। जनता की अनुशासित होने की अपराधों के लिए भारी सजाएं तय कर दी और जो लायक गरीब थे उन्हें रोजगार देने का इंतजाम शुरू कर दिया। 18वीं सदी के आखिर में और 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में फैक्ट्री में बहुत सारी औरतें भी काम करती थीं। जैसे जैसे तकनीक में सुधार आया, कारखानों में औरतों की नौकरियां छिनने लगीं और वे घरेलू कामों में सिमट कर रह गईं। 1861 की जनगणना से पता चला कि लंदन में लगभग 2.5 लाख घरेलू नौकर हैं। उनमें औरतों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। उनमें से अधिकांश हाल ही में शहर में आई थी। बहुत सारी औरतें परिवार की आय बढ़ाने के लिए अपने मकानों का भी इस्तेमाल करती थीं। वे या तो किसी को भाड़े पर रख लेती थीं या घर पर ही रहकर सिलाई बुनाई, कपड़े धोने या माचिस बनाने जैसे काम करती थीं। 20वीं सदी में हालात एक बार फिर बदले। जब औरतों को युद्धकालीन उद्योगों और दफ्तरों में काम मिलने लगा तो वे घरेलू काम छोड़कर फिर बाहर आने लगी। बहुत सारे बच्चों को भी मामूली वेतन के लिए कामों पर भेजा जाने लगा। अधिकतर उनके माँ बाप ही उन्हें काम पर भेजते थे। 1880 के दशक में द बिटर क्राई ऑफ आउटकास्ट लंदन नामक पुस्तक लिखने वाले पादरी एंड्रयू म्यूनर्स ने इस बात पर रोशनी डाली कि लंदन के अल्प वेतन कारखानों में मजदूरी करने की बजाय अपराध ही ज़्यादा फ़ायदेमंद क्यों है। माना जाता है कि 7 साल का एक बच्चा चोरी चकारी करके हर हफ्ते आराम से 10 शिलिंग 6 पेंस कमा लेता था। अगर इसी उम्र का कोई लड़का उस चोर के बराबर कमाना चाहे तो उसके लिए उसे हफ्ते में माचिसों के 56 डब्बे यानी रोज़ाना 1296 माचिसें बनानी पड़ेंगी। 1870 के अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कानून और 1902 से लागू किए गए फैक्ट्री कानून के बाद बच्चों को औद्योगिक कामों से बाहर रखने की व्यवस्था लागू कर दी गई थी। आवास। औद्योगिक क्रांति के बाद लोग बड़ी संख्या में शहरों की तरफ जाने लगे तो लंदन जैसे पुराने शहर नाटकीय रूप से बदलने लगे। फैक्ट्री या वर्कशॉप मालिक प्रवासी कामगारों को रहने की जगह नहीं देते थे। इसी कारण जिनके पास ज़मीन थी ऐसे अन्य लोग ही इन नवागंतुकों के लिए सस्ते और सामान्यतः असुरक्षित टेनेमेंट्स बनाने लगे। यूँ तो गांव में भी गरीबी खूब थी, लेकिन शहरों में तो बहुत धनी और साफ दिखाई पड़ती थी। 1887 में लिवरपूल के एक जलपोत मालिक चार्ल्स बूथ ने लंदन के ईस्ट एंड पूर्वी छोर में लंदन के अल्प कुशल मजदूरों का पहला सामाजिक सर्वेक्षण किया। उन्होंने पाया कि लंदन के कम से कम 10 लाख, लंदन की आबादी का लगभग 5वां हिस्सा बहुत ही गरीब है
और उनकी औसत उम्र 29 साल से ज़्यादा नहीं है। संपन्न वर्ग और मध्य वर्ग की औसत उम्र 55 साल थी। बूथ ने पाया कि इन मजदूरों के किसी वर्कशॉप, अस्पताल या पागलखाने में मरने की संभावना ज़्यादा है। चार्ल्स बूथ ने अपने सर्वेक्षण में निष्कर्ष निकाला कि लंदन को अपने निर्धनतम नागरिकों को बसाने के लिए कम से कम 4 लाख कमरे और बनाने होंगे। कुछ समय तक शहर के खाते पीते घर के लोग यही मांग करते रहे कि झोपड़पट्टियों को साफ कर दिया जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे लोग इस बात को समझने लगे कि शहर के गरीबों के लिए भी आवास का इंतजाम करना ज़रूरी है। इस बढ़ती चिंता के क्या कारण थे? पहली बात तो ये थी कि गरीबों के एक कमरे वाले मकानों को जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरा माना जाने लगा था। इन मकानों में भीड़ रहती थी, वहाँ हवा निकासी का इंतजाम नहीं था और साफ सफाई की सुविधाएं नहीं थी। दूसरा, खस्ताहाल मकानों के कारण आग लगने का खतरा बना रहता था। तीसरा, इस विशाल जनसमूह के कारण सामाजिक उथल पुथल की आशंका दिखाई देने लगी थी। 1917 की रूसी क्रांति के बाद ये डर काफ़ी बढ़ गया था। लंदन के गरीब कहीं विद्रोह न कर डालें, इस आशंका से निपटने के लिए मजदूरों के लिए आवासीय योजनाएं शुरू की गईं। लंदन की सफाई। लंदन को साफ सुथरा बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास किए गए। भीड़ भरी वस्तुओं की भीड़ कम करने, खुले स्थानों को हर्ष भरा बनाने, आबादी कम करने और शहर को योजना अनुसार बसाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी गईं। इसी तरह की आवासीय समस्याओं से जूझ रहे बर्लिन और न्यूयॉर्क जैसे शहरों को तर्ज पर अपार्टमेंट्स के विशाल ब्लॉक बनाए गए, लेकिन टेनेमेंट्स की वजह से यहाँ की समस्या विकट थी। मकानों की भारी किल्लत के असर को काबू करने के लिए प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किराया नियंत्रण कानून लागू किया गया। 19वीं सदी के औद्योगिक शहरों में घुटन भरे भीड़ भक्कड़े ने देहाती साफ हवा की चाह बढ़ा दी थी। लंदन और पेरिस के बहुत सारे अमीर तो देहात में अवकाश गृह बनवाने का खर्चा उठा सकते थे, पर यह विकल्प सबके पास नहीं था। शहर के लिए नए फेफड़ों का इंतजाम करने की बात होने लगी। लंदन के गिर्द हरित पट्टी आदि विकसित करके देहात और शहर के फासले को पाटने के प्रयास भी किए गए। वास्तुकार और योजनाकार एबेनेज़र हावर्ड ने गार्डन सिटी, बगीचों का शहर का विस्तार प्रस्तुत किया। उन्होंने एक ऐसे शहर की बात कही जहां पेड़ पौधों की भरमार हो और जहां लोग रहते भी हों, काम भी करते हों। उनका मानना था कि इस प्रकार बेहतर नागरिक तैयार करने में भी मदद मिलेगी। हावर्ड के विचारों के आधार पर रेमंड अनविन और बरी पार्कर ने न्यू अर्जजुविक नाम से एक गार्डन सिटी का डिज़ाइन तैयार किया। उसमें साझा बाग बगीचे, खूबसूरत नज़ारों का इंतज़ाम किया गया था। हर चीज़ को बड़ी बारीकी से सजाया भी गया था, लेकिन ऐसे मकानों को तो केवल खाते पीते कामगार ही खरीद सकते थे। विश्व युद्धों के दौरान 1919 से 1939 मजदूर वर्ग के लिए आवास का इंतजाम करने की जिम्मेदारी ब्रिटिश राज्य ने अपने ऊपर ले ली और स्थानीय शासन के जरिए 10 लाख मकान बनाए गए। इनमें से ज़्यादातर एक परिवार के रहने लायक छोटे मकान थे। इस दौरान शहर इतना फैल चुका था कि अब लोग पैदल अपने काम तक नहीं जा सकते थे। शहर के आसपास यानी उपशहरी बस्तियों के अस्तित्व में आने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था अनिवार्य हो चुकी थी। शहर में आवागमन। अगर लोगों को उपनगरीय बस्तियों से शहर तक लाने के लिए यातायात की सुविधा नहीं है, तो भला लोगों को शहर छोड़कर उपनगरीय गार्डन आबादियों में जाकर रहने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता था? लंदन के भूमिगत रेलवे ने आवास की समस्या को एक हद तक हल कर दिया था। इसके जरिए भारी संख्या में लोग शहर के भीतर बाहर आ जा सकते थे। दुनिया की सबसे पहली भूमिगत रेल के पहले खंड का उद्घाटन 10 जनवरी 1863 को किया गया। ये लाइन लंदन की पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच स्थित थी। पहले ही दिन 10,000 यात्रियों ने इस रेल से यात्रा की। इस लाइन पर हर 10 मिनट में अगली गाड़ी आ रही थी। 1880 तक भूमिगत रेल नेटवर्क का विस्तार हो चुका था और उसमें सालाना 4 करोड़ लोग यात्रा करने लगे थे। शुरू में भूमिगत यात्रा की कल्पना से लोग डर जाते थे। इस बारे में अखबार के एक पाठक ने इन शब्दों में चेतावनी दी थी। मैं जिस डिब्बे में बैठा था वह पाइप पीते मुसाफिरों से भरा हुआ था। डिब्बे का माहौल सल्फर, कोयले की धूल और ऊपर लगे गैस के लैंप से निकलती गंध से अटा हुआ था। हालत ये थी कि जब हम मुरगेट स्टेशन पहुंचे तब तक मैं सांस कम आने और गर्मी के कारण अधमरा हो चुका था। मेरा मानना है कि इन भूमिगत रेलगाड़ियों को फौरन बंद कर दिया जाना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए भयानक खतरा है। बहुत सारे लोगों का मानना था कि इन लौह दैत्यों ने शहर की अफरा तफरी, नए शब्द और अभ्यासकर माहौल को और बढ़ा दिया है। निर्माण की प्रक्रिया में होने वाले बेहिसाब विनाश के बारे में चार्ल्स डिकेंस ने डॉम्बी एंड सन 1848 श्वासविरोधन, ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुटने का में लिखा। मकान गिरा दिए गए, सड़कों को तोड़कर बंद कर दिया गया, ज़मीन में गहरे गड्ढे और खाइयाँ खोद दी गईं, चारों तरफ बेहिसाब मिट्टी और धूल के अंबार लगा दिए। अधूरेपन की 100,000 शक्लें और लोग सामने थे, उलट पुलट अपनी जगह बदलते बदलते ज़मीन में धंसे हुए।
तकरीबन 2 मील लंबी रेलवे लाइन बिछाने के लिए औसतन 900 घर गिरा दिए जाते हैं। इस प्रकार लंदन में बनी ट्यूब रेलवे के कारण लंदन के गरीबों को बड़ी संख्या में उजाड़ा गया, खासतौर से 2 विश्व युद्धों के बीच। बहरहाल इन सारी अड़चनों के बावजूद भूमिगत रेलवे एक ज़बरदस्त कामयाबी साबित हुई। 20वीं सदी आते आते न्यूयॉर्क, टोक्यो, शिकागो जैसे ज़्यादातर विशाल महानगर अपनी सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के बिना बने नहीं रह सकते थे। नतीजा ये हुआ कि शहर की आबादी और बिखरने लगी। सुनियोजित उपनगरीय इलाकों और अच्छे रेल नेटवर्क की बदौलत बहुत सारे लोगों के लिए मध्य लंदन से बाहर रहते हुए रोज़ काम पर आना आसान हो गया। इन नई सुविधाओं ने सामाजिक ऊंच नीच को कमज़ोर किया तो नए किस्म के विभेद भी पैदा कर दिए। इन बदलावों से लोगों के घरेलू और सार्वजनिक जीवन पर क्या असर पड़ा? क्या उनका सभी सामाजिक समूहों के लिए एक जैसा महत्व था? शहर में सामाजिक बदलाव 18वीं सदी में परिवार उत्पादन और उपभोग के साथ साथ राजनीतिक निर्णय लेने के लिहाज से भी एक महत्वपूर्ण इकाई था। औद्योगिक शहर में जीवन के रूप रंग ने परिवार की ज़रूरतें और स्वरूप को पूरी तरह बदल डाला। परिवार के सदस्यों के बीच अब तक जो बंधन थे वे ढील पड़ने लगे थे। मजदूर वर्ग में विवाह संस्था टूटने की कगार पर पहुंच गई। दूसरी ओर ब्रिटेन के उच्च एवं मध्य वर्ग की औरतें अकेलापन महसूस करने लगी थी। हालांकि नौकरियों के आने से उनकी ज़िंदगी काफ़ी आसान हो गई थी। ये नौकरानियां बहुत मामूली वेतन पर घर का खाना बनाती थीं, साफ सफाई का काम करती थीं और बच्चों की देखभाल भी करती थीं। वेतन के लिए काम करने वाली औरतों का अपना जीवन पर नियंत्रण था। विशेष रूप से नीचे समाज के वर्गों की महिलाओं को अपने जीवन पर अच्छा खासा नियंत्रण था। बहुत सारे समाज सुधारकों का मानना था कि एक संस्था के रूप में परिवार टूट चुका था। इस आशंका को दूर करने के लिए उन्होंने सुझाव दिया कि घर से बाहर जाकर काम करने वाली औरतों को दोबारा घर की चारदीवारी में भेजा जाए। शहर में मर्द, औरत और परिवार। इसमें कोई संदेह नहीं कि शहर पुरुषों और महिलाओं दोनों से व्यक्तिवाद की एक नई भावना पैदा कर रहा था। वे सामूहिक मूल्य मान्यताओं से दूर जाने लगे थे, जो कि छोटे ग्रामीण समुदायों की खासियत थी। परंतु इस नई शहरी समुदाय में पुरुषों व महिलाओं की पहुंच एक समान नहीं थी। जैसे जैसे औरतों के औद्योगिक रोजगार खत्म होने लगे और रूढ़िवादी तत्व सार्वजनिक स्थानों पर उनकी उपस्थिति के बारे में अपना संतोष जताने लगे, औरतों के पास वापस अपने घरों में लौटने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। सार्वजनिक परिधि केवल पुरुषों का दायरा बनती चली गई और घरेलू दायरे को ही औरतों के लिए सही जगह माना जाने लगा। 19वीं शताब्दी के ज़्यादातर आंदोलनों जैसे चार्टिज्म, सभी वयस्क पुरुषों के लिए मताधिकार के पक्ष में चलाया गया आंदोलन, 10 घंटे का आंदोलन, कारखानों में काम के घंटे निश्चित करने के लिए चला आंदोलन में पुरुष बड़ी संख्या में एकजुट हुए। औरतों के मताधिकार आंदोलन या विवाहित औरतों के लिए संपत्ति में अधिकार आदि आंदोलनों के माध्यम से महिलाएं काफ़ी समय बाद जाकर 1870 के दशक से राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो पाए। 20वीं शताब्दी तक शहरी परिवार एक बार फिर बदलने लगा था। इसके पीछे कुछ रूप से युद्ध के दौरान औरतों के बहुमूल्य योगदान का भी हाथ था। युद्ध की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए महिलाओं को बड़ी संख्या में काम पर रखा जाने लगा था। इन परिस्थितियों में परिवार काफ़ी छोटा हो गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब परिवार वस्तुओं और सेवाओं के तथा विचारों के नए बाजार का केंद्र बिंदु बन चुका था। यदि नए औद्योगिक शहर ने सामूहिक श्रम के साथ नए अवसर उपलब्ध कराए तो उसने रविवार और अन्य छुट्टियों के दिनों में आमोद प्रमोद और मनोरंजन की समस्या भी खड़ी कर दी। लोगों को मनोरंजन करने के लिए जो समय मिला उसका उन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया? मनोरंजन और उपभोग। अमीर ब्रिटेन वासियों के लिए बहुत पहले से ही लंदन सीजून की परंपरा चली आ रही थी। 18वीं सदी के आखिरी दशकों में 300 से 400 संभ्रांत परिवारों के समूह के लिए ओपेरा, रंगमंच और शास्त्रीय संगीत आदि कई प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन किए जाते थे। मेहनतकश अपना खाली समय पब या शराब घरों में बिताते थे। इस मौके पर वे खबरों को आदान प्रदान भी करते थे और कभी कभी राजनीतिक कार्रवाइयों के लिए गोलबंदी भी करते थे। धीरे धीरे आम लोगों के लिए भी मन बहलावे के तरीके निकलने लगे। इनमें से कुछ सरकारी पैसे से शुरू किए जाते थे। 19वीं सदी में लोगों को इतिहास का बोध देने के लिए और लोगों को ब्रिटेन की उपलब्धियों से परिचित कराते रहने के लिए सारे पुस्तकालय, कला दीर्घाएं और संग्रहालय खोले जाने लगे। शुरुआती दिनों में लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में आने वालों की सालाना तादाद सिर्फ 15,000 थी। 1810 में संग्रहालय में प्रवेश शुल्क समाप्त कर दिया गया तो दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। 1824-25 में 1,27,643 दर्शक आए, जबकि 1846 तक दर्शकों की संख्या बढ़कर 8,25,901 तक पहुंची। निचले वर्ग के लोगों में संगीत सभा
काफ़ी लोकप्रिय थी और 20वीं सदी आते आते तो विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के लिए सिनेमा भी मनोरंजन का ज़बरदस्त साधन बन गया। ब्रिटिश औद्योगिक मजदूरों को छुट्टी के दिनों में समुद्र किनारे जाने की सलाह दी जाती थी, जिससे वे खुली धूप और स्वच्छ हवा का आनंद ले सके। 1883 में ब्लैक पूल स्थित समुद्र तट पर सैर सपाटे के आने वाले की संख्या 10 लाख से ज़्यादा थी, जो 1939 तक 70 लाख से ऊपर जा चुकी थी। शहर में राजनीति। 1886 में कड़ाके की सर्दी के दिनों में चारदीवारी के बाहर काम करना असंभव हो गया, तो लंदन के गरीब दंगों पर उतारू हो गए। उनकी मांग थी कि उन्हें भयानक गरीबी से आज़ादी दिलाई जाए। डेफ्टफोर्ड से लंदन की ओर बढ़े चले आ रहे 10,000 लोगों की भीड़ से भयभीत दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दी। जुलूस को तितर बितर करने के लिए पुलिस बुलाई गई। इसी तरह का दंगा 1887 के आखिरी महीनों में भी हुआ। इस बार पुलिस ने ज़्यादा सख्ती दिखाई। इस पुलिस कार्रवाई को नवंबर 1887 के खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। 2 साल बाद लंदन के हज़ारों गोदी कामगारों ने हड़ताल कर दी और शहर भर में जुलूस निकाले। एक लेखक के अनुसार हज़ारों हड़ताली शहर भर में जुलूस निकाल रहे थे, लेकिन ना तो किसी की जेब कटी और ना कोई खिड़की टूटी। 12 दिन तक चली इस हड़ताल में मजदूरों की मांग थी कि गोदी कामगारों की यूनियन को मान्यता दी जाए। इन उदाहरणों से आप अच्छी तरह समझ सकते हैं कि शहर में बहुत सारे लोगों को एक साथ राजनीतिक कार्रवाइयों में खींचा जा सकता था। इस प्रकार शहर की विशाल जनसंख्या एक अवसर भी थी और एक खतरा भी। शहरों में विद्रोह की आशंकाओं को कम करने और शहरों को सुंदर बनाने के लिए सरकारी तंत्र ने हर संभव उपाय किए। इस बात को पेरिस के बारे में दिए गए उदाहरणों से समझा जा सकता है। पेरिस का हौसमौनीकरण। सन 1852 में लुई नेपोलियन बोनापार्ट का भतीजा ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। सत्ता संभालने के बाद उसने पूरे जोश से पेरिस के पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया। नई पेरिस के निर्माण का काम बैरन हौसमौन नामक वास्तुकार को सौंपा गया, जो सिया का प्रीफेक्ट था। उसका नाम सुंदरता और व्यवस्था के ताम पर शहरों के जबरन पुनर्निर्माण का पर्याय बन चुका था। उसने शहर को खूबसूरत बनाने और किसी भी तरह की बगावत की आशंका को दूर करने के लिए पेरिस के मध्य से गरीबों की बस्तियों को साफ करवा दिया था। 1852 के बाद 17 साल तक हौसमौन पेरिस के पुनर्निर्माण में लगा रहा। शहर भर में सीधी चौड़ी सड़कें या बुलेवर्ड्स, छायाकार सड़क बनाई गई, खुले मैदान बनाए गए और बड़े बड़े पेड़ लगा दिए गए। 1870 तक पेरिस की सड़कों में से 20% हौसमौन की योजना के अनुसार बनाई जा चुकी थी। पूरे शहर में पुलिस को तैनात किया गया, रात में गश्त शुरू की गई और बस अड्डों व टोंटी के पानी का इंतजाम किया गया। इतने बड़े पैमाने पर काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत थी। 1860 के दशक में पेरिस के प्रत्येक 5 कामकाजी लोगों में से एक निर्माण कार्यों में लगा था। इस पुनर्निर्माण अभियान में पेरिस के बीच रहने वाले 3,50,000 लोगों को उजाड़ दिया गया था। पेरिस के कुछ संपन्न निवासियों को भी लगता था कि उनके शहर को बहुत गलत ढंग से बदल दिया गया है। उदाहरण के लिए 1860 में गॉनकॉर्ड बंधुओं ने अपने लेखन में पुरानी जीवन शैली के खत्म हो जाने और एक उच्च वर्गीय संस्कृति के स्थापित हो जाने पर गहरा दुख व्यक्त किया था। बहुतों का मानना था कि हौसमौन ने एक जैसे दिखने वाले बुलेवर्ड्स और छज्जों से भरा सुनसान उदास शहर बनाने के लिए सड़क के जीवन और सड़कों को मार डाला है। 1867 में लिखे गए मेजो न्यूवे नाटक में एक बूढ़ा दुकानदार कहता है, अब तो ज़रा सी सैर के लिए भी मीलों जाना पड़ता है। ऐसी पटरियां बना दी गई हैं जो कहीं ख़त्म ही नहीं होती। एक पेड़ एक बेंच एक खोखा, एक पेड़ एक बेंच एक खोखा, एक पेड़ एक बेंच। लेकिन हौसमौन ने पेरिस के बारे में मचा ये हल्ला जल्दी ही गर्व के भाव में तब्दील कर दिया। ये नई राजधानी पूरे रिगरेब के लिए ईर्ष्या का विषय बन चुकी थी। पेरिस बहुत सारे ऐसे वास्तुशिल्पीय, सामाजिक और बौद्धिक प्रयोगों का केंद्र बन गया जो पूरी संधि तक यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर अपना असर डालते रहे। औपनिवेशिक भारत के शहर। पश्चिमी यूरोपीय शहरों के विपरीत 19वीं सदी में हमारे शहर इतनी तेज़ी से नहीं फैले। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में शहरीकरण की रफ्तार धीमी ही रही। 20वीं सदी की शुरुआत में हमारे देश के केवल 11% लोग शहरों में रहते थे। इस शहरी आबादी में से भी बहुत बड़ी संख्या 3 विशाल प्रेसिडेंसी शहरों में रहती थी। ये बहुउपयोगी किस्म के शहर थे। उनमें बड़े बड़े बंदरगाह थे, वेयरहाउस थे, घर व दफ्तर थे, सेना की छावनियाँ थीं और शैक्षणिक संस्थान, संग्रहालय व पुस्तकालय थे। बम्बई शहर का एक प्रमुख शहर था। 19वीं सदी के आखिरी सालों में बम्बई तेज़ी से फैलने लगा था। 1872 में उसकी आबादी 6,44,405 थी, जो 1941 में 15 लाख तक पहुंच चुकी थी। आइए देखें बम्बई का विकास कैसे शुरू हुआ। शहर के अंतर्विरोधी अनुभव। काली प्रसन्न सिंह ने 1862 के आसपास कलकत्ता के भारतीय हिस्से में शाम के दृश्य का वर्णन करते हुए बंगला में एक व्यंग्य लिखा था। शनै शनै अंधेरा गहराने लगता है। अंग्रेजी जूतों, शांतिपुर के धारीदार मफलरों और शिमला की धोतियों की मेहरबानी से
इससे समय आप ऊंच नीच का फर्क नहीं कर सकते। तेंतरार नौजवानों की टोली हंसी ठट्ठा करते और अंग्रेजी में बात करते हुए कभी इस तो कभी उस दरवाजे घर दस्तक देती है। वे तब घर से निकलते थे जब शाम की बत्तियां जलने लगती थीं, और उस समय घर लौटेंगे जब आटे की चक्कियों की आवाज़ आने लगेगी। कुछ ने अपने चेहरे मफलरों से ढके हुए हैं। वे मान बैठे हैं कि अब उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। ये शनिवार की शाम है और शहर में असामान्य भीड़ है। तम प्याचेट नक्शा, कलकत्ता के शहरी जीवन के बारे में संक्षिप्त टिप्पणियों का संग्रह, 1862। अनुवाद बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 1899 में जीजी अगरकर ने बम्बई के बारे में लिखा। बम्बई शहर का बेहिसाब विस्तार, उसके विशाल एवं महलनुमा निजी व सरकारी हवेलियाँ, चौड़ी सड़कें जिन पर एक साथ 6 घोड़ागाड़ियाँ चल सकती थीं, व्यापारी गलियों में घुसने के लिए मारामारी, मुसाफिरों और मालगाड़ियों की सीटी व पहियों का बार बार आने वाला भयानक शोर, तरह तरह की चीज़ें खरीदने निकले और जेबों में चांदी के सिक्के व नोट लिए यहाँ से वहाँ भटकते ग्राहकों द्वारा हर बाजार में जमकर सौदेबाजी, समंदर के किनारे हज़ारों नौकाओं के रेले, बार बार घड़ी देखते सरकारी और गैर सरकारी मुलाजिमों की कमोबेश तेज़ रफ्तार, फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलते धुएं के बादल और इमारतों के भीतर से उठता मशीनों का शोर, क्षितिज पर डूबते सूर्य की तिरछी किरणों में हर जात हर तबके के औरत मर्द सपरिवार या अकेले, बग्घियों में या पैदल समुद्र किनारे हवा खाने और सैर के लिए निकले हैं। बम्बई 17वीं शताब्दी में बम्बई 7 टापुओं का समूह था और उस पर पुर्तगालियों का नियंत्रण था। 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी से हुआ तो ये टापू अंग्रेज़ों के हाथों में चले गए। इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी पश्चिमी भारत के अपने सबसे मुख्य बंदरगाह सूरत से अपना मुख्यालय बम्बई में कायम कर लिया। शुरू में बम्बई का महत्व गुजरात से आने वाले कपड़े के निर्यात के लिए ही ज़्यादा था। 19वीं सदी में बाद के सालों के दौरान बम्बई एक बंदरगाह के रूप में विकसित होने लगा, जहाँ के कपास और अफीम जैसे कच्चे माल बड़ी तादाद में रवाना किए जा सकते थे। धीरे धीरे यह पश्चिमी भारत का एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय केंद्र भी बन गया। सदी के आखिर तक आते आते बम्बई देश का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बन चुका था। शहर में रोजगार। अंग्रेज मराठा युद्ध में मराठों की हार के बाद 1819 में बम्बई और बम्बई प्रेसिडेंसी की राजधानी घोषित कर दिया गया। इसके बाद शहर तेज़ी से फैलने लगा। कपास और अफीम के बढ़ते व्यापार के चलते न केवल बहुत सारे व्यापारी और महाजन बल्कि तरह तरह के कारीगर और दुकानदार भी मुंबई में आकर बसने लगे। कपड़ा मिलें खुलने के बाद और भी ज़्यादा संख्या में लोग शहर की तरफ रुख करने लगे। मुंबई में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में स्थापित की गई थी। 1921 में वहाँ ऐसी 85 कपड़ा मिलें खुल चुकी थी जिनमें 1,46,000 मजदूर काम करते थे। 1881 से 1931 के बीच मुंबई में रहने वालों में से लगभग 1/4 ही ऐसे थे जिनका जन्म मुंबई में हुआ था। बाकी निवासी बाहर से आकर वहां बसे थे। पास में ही स्थित रत्नागिरी जिले के बहुत सारे लोग कपड़ा मिलों में काम करने के लिए मुंबई आ रहे थे। 1919 से 1926 के बीच मिलों में काम करने वाले मजदूरों में औरतों की संख्या 23% थी। इसके बाद कामकाजी आबादी में उनकी संख्या लगातार गिरती चली गई और आखिर में उनका हिस्सा केवल 10% पर सिमट कर रह गया। 30 के दशक के आखिर तक औरतों के काम या तो मशीनों से किए जाने लगे थे या उनके काम पुरुष मजदूरों को सौंपे जाने लगे। 20वीं सदी के बहुत साल बीत जाने के बाद भी भारत के समुद्री व्यापार पर बम्बई का ही दबदबा बना हुआ था। मुंबई शहर 2 प्रमुख रेलवे नेटवर्कों का जंक्शन या मिलन बिंदु था। रेलवे के कारण शहर में आने वालों को और सुविधा महसूस होने लगी। उदाहरण के लिए 1888 से 89 में कच्छ के सूखे इलाकों में पड़े अकाल के कारण असंख्य लोग मुंबई आ गए। आप्रवासियों की इस बाढ़ में प्रशासनिक दायरों में बेचैनी और भय पैदा होने लगा था। 1898 में प्लेग की महामारी के कारण जब लोगों के रेले बम्बई में आने लगे तो जिला प्रशासन ने लोगों को वापस भेजना शुरू कर दिया। 1901 तक लगभग 30,000 लोगों को उनके मूल स्थानों पर वापस भेजा जा चुका था। आवास और पड़ोस। बम्बई भीड़भाड़ वाला शहर था। 1840 के दशक में लंदन का क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति 155 वर्ग गज था, जबकि बम्बई का प्रति व्यक्ति क्षेत्रफल केवल 9.5 वर्ग गज था। 1872 में लंदन में प्रति मकान औसतन 8 आदमी रहते थे, जबकि बम्बई में प्रति मकान 20 आदमी थे। शुरू से ही बम्बई किसी योजना के अनुसार विकसित नहीं हुआ। मकानों के बीच में ही बाग बगीचे फैले हुए थे। फोर्ट एरिया में ऐसी स्थिति कुछ ज़्यादा ही दिखाई देती थी। सन 1800 के आसपास बम्बई फोर्ट एरिया शहर का केंद्र था और 2 हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्से में नेटिव रहते थे और दूसरे हिस्से में यूरोपीय या गोरे रहा करते थे।
फोर्ट आबादी के उत्तर में एक यूरोपीय उपनगर और औद्योगिक पट्टी भी विकसित होने लगी थी। दक्षिण में भी इसी तरह के उपनगरीय आबादी और एक छावनी थी। एक नस्ली विभाजन तीनों प्रेसिडेंसी शहरों में दिखाई देता था। शहर के तीव्र और अनियोजित विस्तार के कारण 1850 के दशक तक शहर में आवास और जलापूर्ति की समस्या बहुत बढ़ चुकी थी। कपड़ा मिलों के चालू होने के बाद तो बम्बई के आवासीय इलाकों पर दबाव और बढ़ गया था। यूरोपीय अमीरों और अफसरों की तरह अमीर पारसी, मुसलमान और ऊंची जाति के व्यापारी व उद्योगपति भी लंबे चौड़े बंगलों में रहते थे। इसके विपरीत बम्बई के 70% जनता घनी आबादी वाली चालों में रहती थी। मजदूरों को काम कर पैदल जाना पड़ता था, इसलिए 90% मिल मजदूर गिरनगांव नामक मिल गांव में रहते थे, जो मिलों में बमुश्किल 15 मिनट के फासले पर पड़ता था। बम्बई की चौल बहुमंजिला इमारतें होती थीं। शहर के नेटिव हिस्से में इस तरह की इमारतें कम से कम 1860 के दशक से तो बनने ही लगी थी। लंदन के टेनेमेंट्स की तरह ये मकान भी मोटे तौर पर निजी संपत्ति होते थे। बाहर से आने वालों की आवासीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यापारी, महाजन और भवन निर्माता ठेकेदार इसी तरह की इमारतें बनवाते थे। प्रत्येक चौल में कमरों की कतारें होती थी। कमरों के लिए अलग अलग शौचालय नहीं बनाए जाते थे। एक टेनेमेंट में एक साथ कई परिवार रह सकते थे। 1901 की जनगणना में बताया गया था कि टापू की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा यानी कुल आबादी का 80% एक कमरे वाले टेनेमेंट्स में रहता था। हर कमरे में औसतन 4 से 5 आदमी रहते हैं। कमरों का भाड़ा बहुत ऊंचा था, इसलिए कई मजदूर मिलकर एक कमरा ले लेते थे। वे या तो अपने रिश्तेदारों के साथ या अपनी ही जात बिरादरी के मजदूरों के साथ रहना पसंद करते थे। गंदे गटर, नालियाँ, भैंसों के तबेलों इत्यादि के नज़दीक होने के कारण कमरों की खिड़कियाँ बंद ही रहती थीं, चाहे मौसम कितना भी आर्द्र क्यों ना हो। पानी की समस्या हमेशा ही रहती थी। नलके पर अपनी बारी के चक्कर में लोग सुबह को अक्सर झगड़ बैठते थे, लेकिन प्रेक्षकों का कहना है कि फिर भी उनके घर साफ रहते थे। घर के भीतर जगह की कमी के कारण खाना पकाने, कपड़े धोने और सोने आदि के लिए सड़कों और पास पड़ोस के खाली स्थानों का भी इस्तेमाल किया जाता था। जहाँ खाली जगह मिलती थी, शराब की दुकानें और अखाड़े खुल जाते थे। सड़कों का प्रयोग विभिन्न प्रकार की मनोरंजन संबंधी गतिविधियों के लिए भी किया जाता था। 20वीं शताब्दी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए पार्वतीबाई भोर ने बताया, हमारी 4 चौलों के बीच एक खुला मैदान था। वहाँ कभी बाजीगर, कभी मदारी तो कभी कलाबाज अपने करतब दिखाने आते रहते थे। वहीं नंदी बैल को देखने के लिए मजमा जुटता था। मैं कड़क लक्ष्मी से बहुत डरती थी। जब वह 2 रोटी के लिए खुद अपने बदन पर कोड़े बरसाती थी तो मेरी रूह कांप जाती थी। चौलों में ही रोजगार, हड़तालों, दंगे और प्रदर्शनों के बारे में खबरों के लेन देन का भी काम चलता था। मिलों के आसपास की बस्तियों में जाति कुटुंब के मुखिया, गांव प्रधान जैसे हैसियत रखते थे। कई बार मिल मजदूरों का ठेकेदार ही मोहल्लों का नेता भी होता था। वह विवादों का फैसला करता था, खाने पीने का इंतजाम करता था और वक्त ज़रूरत कर्ज आदि की भी व्यवस्था करता था। राजनीतिक हालात के बारे में भी वह महत्वपूर्ण जानकारियां लाता था। दबे कुचले वर्गों के लोगों के लिए तो मकान का इंतज़ाम करना और भी मुश्किल था। बहुत सारी चौलों में मुसलमानों और निचली जाति के लोगों को नहीं रखा जाता था। उन्हें अक्सर नालीदार चादर या पत्तों या बांस के बने झोपड़ों में रहना पड़ता था। अगर लंदन में नगर योजना का काम सामाजिक क्रांति के भय से शुरू किया गया था, तो मुंबई में ये काम प्लेग की महामारी के डर से हाथों में लिया गया। 1898 में सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना की गई और उसे शहर के बीचों बीच बसे गरीबों के मकानों को हटाने का काम सौंपा गया। इस ट्रस्ट की योजनाओं के कारण 64,000 लोगों को आवासीय सुविधाओं से हाथ धोना पड़ा। उनमें से केवल 14,000 लोगों को ही मकान दिए गए। 1918 में भाड़ों को तर्कसंगत सीमा में रखने के लिए किराया कानून पारित किया गया, लेकिन उसका उल्टा असर पड़ा। किरायों पर अंकुश लगने के कारण मकान मालिकों ने मकान किराए पर देना कम कर दिया, जिसके कारण मकानों की भारी किल्लतें पैदा हो गईं। ज़मीन की कमी के कारण शहर के विस्तार से बम्बई ही हमेशा समस्या पैदा हुई। बम्बई शहर जिस तरह विकसित हुआ है, उसमें भूमि विकास परियोजनाओं का अहम हाथ रहा है। बम्बई में भूमि विकास। क्या आप जानते हैं कि बम्बई जिन 7 टापुओं को मिलाकर बनाया गया है, उन्हें लंबे समय में एक दूसरे से जोड़ा गया था। इस दिशा में सबसे पहली परियोजना 1784 में शुरू की गई थी। बम्बई के गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने उस समय विशाल तटीय दीवार बनाने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी, ताकि शहर के निचले इलाके समुद्र के पानी की चपेट में आने से बच जाएं। तब से कई भूमि विकास परियोजनाएं चलाई जा चुकी थी। 19वीं सदी के मध्य में व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पैदा हुई, तो सरकार और निजी कंपनियों दोनों की ओर से कई नई योजनाएं तैयार की गईं, ताकि और ज़्यादा समुद्री भूमि को इस्तेमाल के योग्य बनाया जा सके।
निजी कंपनियां भी जोखिम उठाने के लिए तैयार थीं। 1864 में मलाबार हिल से कोलाबा के आखिरी छोर तक के पश्चिमी तट को विकसित करने का ठेका बैंक रिक्लेमेशन कंपनी को मिला। भूमि विकास के लिए अक्सर मुंबई के आसपास के पहाड़ी इलाकों को भी सपाट किया जाता था। भारी लागत के कारण 1870 तक ज़्यादातर निजी कंपनियां बंद हो चुकी थीं, लेकिन जब तक शहर का क्षेत्रफल 22 वर्ग किलोमीटर तक पहुंच चुका था। 20वीं सदी में जिस प्रकार आबादी तेज़ी से बढ़ती रही, ज़मीन के हर टुकड़े को घेर लिया गया और ज़्यादा से ज़्यादा समुद्री जीवन को विकसित किया जाने लगा। एक सफल भूमि विकास परियोजना बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के अंतर्गत शुरू की गई। ट्रस्ट ने 1914 से 1918 के बीच एक सूखी गोदी का निर्माण किया और उसकी खुदाई से जो मिट्टी निकली उसका इस्तेमाल करके 22 एकड़ का बलार्ड एस्टेट बना डाला। इसके बाद बम्बई का मशहूर मरीन ड्राइव बनाया गया। सपनों का शहर बम्बई, सिनेमा और संस्कृति की दुनिया। भला कौन होगा जो बम्बई का जिक्र करे पर उसके फिल्म उद्योग की चर्चा ना करे। यहाँ की बेहिसाब भीड़ और कठिन जीवन स्थितियों के बावजूद बहुतों के लिए बम्बई मायापुरी ही है। रूपले सपनों का शहर। बम्बई की बहुत सारी फिल्में शहर में आने वाले आप्रवासियों और उनके दैनिक जीवन में पेश आने वाली मुश्किलों के बारे में ही हैं। बम्बई फिल्म उद्योग के कई लोकप्रिय गीत शहर के अंतर्विरोधी आयामों को उजागर करते हैं। फिल्म CID 1956 में नायक का दोस्त गाता है, ऐ दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जहाँ हटके ज़रा बच के, ये है बॉम्बे मेरी जान। फिल्म गेस्ट हाउस 1959 में मोह भंग की आवाज़ सुनाई देती है, जिसका जूता उसी के सर, दिल है छोटा बड़ा शहर, अरे वाह तेरी बम्बई। बम्बई फिल्म उद्योग सबसे पहले कब सामने आया? हरिश्चंद्र सखाराम भारवडेकर ने 1896 में बम्बई के हैंगेक गार्डन्स में हुई कुश्ती के एक मुकाबले के एक दृश्य को कैमरे में उतारा था। यही भारत की पहली मूवी यानी चलचित्र था। कुछ समय बाद दादा साहेब फाल्के ने गजा हरिश्चंद्र 1913 फिल्म बनाई। इसके बाद तो बम्बई के फिल्म उद्योग आगे ही बढ़ता गया। 1925 तक बम्बई भारत की फिल्म राजधानी बन चुका था। वहाँ पूरे देश के दर्शकों के लिए फिल्मों का निर्माण होता था। 1947 में लगभग 50 फिल्में बनी, जिन पर 75.6 करोड़ रुपए की लागत आई थी। 1987 तक आते आते फिल्म उद्योग में काम करने वालों की संख्या 5,20,000 तक जा चुकी थी। फिल्म उद्योग में काम करने वाले भी ज़्यादातर लाहौर, कलकत्ता, मद्रास आदि दूसरे शहरों से आए थे। इतनी सारी जगहों से आए लोगों के कारण ही फिल्म उद्योग का ऐसा राष्ट्रीय स्वरूप बना था। लाहौर से आए लोगों ने हिंदी फिल्म उद्योग के विकास में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसमें चुगताई और सआदत हसन मिंटो जैसे बहुत सारे विख्यात कलाकार और लेखक हिंदी सिनेमा से जुड़े हुए थे। खुद बम्बईया फिल्मों ने भी शहर को सपने और हकीकत, झोपड़पट्टी और दमकते बंगलों की दुनिया वाली मिली जुली छवि देने में अहम भूमिका अदा की है। शहर और पर्यावरण की चुनौती। जहाँ भी शहर फैले हैं, जीवन और पर्यावरण को नुकसान पहुँचा है। कारखानों, मकानों और अन्य संस्थानों के लिए ज़मीन की ज़रूरत को पूरा करने के वास्ते प्राकृतिक चीज़ों को काट छांट कर समतल किया गया है। शहरों में पैदा होने वाले बेहिसाब कचरे और गंदगी से पानी और हवा प्रदूषित हुई है, जबकि शहरी बाशिंदों को दिन रात भारी शोर में जीना पड़ता है, सो अलग। 19वीं शताब्दी के इंग्लैंड के घरों और कारखानों में कोयले के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल से गंभीर समस्याएं पैदा हो गई थी। लीड्स, ब्रैडफोर्ड और मैनचेस्टर जैसे औद्योगिक शहरों में कारखानों की सैकड़ों चिमनियां बेहिसाब काला धुआं फेंकती रहती थी। लोग मजाक में कहने लगे थे कि थोड़े दिन बाद इन शहरों के लोग यही मानने लगेंगे कि आसमान मटमैला होता है और पेड़ पौधे काले होते हैं। दुकानदार, मकान मालिक और तमाम लोग इस बात से परेशान रहने लगे थे कि उनके शहरों पर स्याह कोहरा छाया रहता है, जिससे लोगों को जल्दी गुस्सा आ जाता है, धुएं से जुड़ी बीमारियां फैलती हैं और कपड़े सदा गंदे रहते हैं। जब लोगों ने पहली बार साफ हवा के लिए मुहिम छेड़ी तो सबसे पहले इस समस्या से निपटने के लिए कानूनी रास्ते को आजमाने का प्रयास किया गया। ये काम आसान नहीं था, क्योंकि कारखानों और भाप इंजनों के मालिक अपनी मशीनों में सुधार के लिए पैसा खर्च करने को कतई तैयार नहीं थे। 1840 के दशक तक डर्बी, लीड्स और मैनचेस्टर जैसे कुछ शहरों में धुएं पर काबू पाने के लिए कानून बनाए जा चुके थे, लेकिन धुएं को मापना या उस पर कड़ी नज़र रखना बहुत मुश्किल था। कारखाना मालिकों ने अपनी मशीनों में मामूली फेरबदल ही किए, जिससे धुएं की तादाद पर कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। 1847 और 1853 के धुआं नियंत्रण कानून अपने मकसद में नाकाम हो चुके थे। कलकत्ता का भी वायु प्रदूषण का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ के लोग 12 महीने धुएं भरी मटमैली हवा में सांस लेते थे। जाड़ों में तो समस्या और गंभीर हो जाती थी, क्योंकि कलकत्ता दलदली ज़मीन पर बसा था, इसलिए वहाँ ज़्यादा कोहरा पैदा होता था जो धुएं के साथ मिलकर काली धुंध पैदा कर देता था।
शहर में भारी वायु प्रदूषण के बीच इस बात का काफ़ी हाथ था कि वहाँ बहुत बड़ी आबादी गोबर के उपलों और लकड़ी के ईंधन पर ही आश्रित थी। परंतु प्रदूषण का इससे भी बड़ा स्रोत तो वे कारखाने और प्रतिष्ठान थे जिनमें कोयले से चलने वाले वाष्प इंजनों का इस्तेमाल किया जाता था। औपनिवेशिक अधिकारियों ने शुरू में दुर्गंध पैदा करने वाले स्थानों की सफाई का इरादा बनाया, लेकिन 1855 में शुरू हुई रेलवे लाइन ने तो एक और खतरनाक प्रदूषक तत्व रानीगंज से आने वाला कोयला भी सामने न दिया। भारतीय कोयले में राख ज़्यादा निकलती है, जिसकी वजह से ये समस्या वैसे भी गंभीर दिखाई देती थी। गंदे कारखानों को शहर से बाहर निकाल फेंकने के लिए कई याचिकाएं दी गईं, लेकिन उनका कोई नतीजा नहीं निकला। फिर भी कलकत्ता भारत का पहला शहर था जहां 1863 में धुआं निरोधक कानून पारित किया गया था। 1920 में टॉलीगंज की चावल मिलों में कोयले के बजाय धान की भूसी जलाई जाने लगी, जिसके कारण आसपास के लोगों ने शिकायत की कि हवा में कालिख भरी रहती है जो सुबह से शाम तक बरसती रहती है और यहाँ रहना तो नामुमकिन है। बंगाल स्मोक न्यूसेंस कमीशन, बंगाल धुआं निरोधक आयोग के निरीक्षकों ने आखिरकार औद्योगिक धुएं पर काबू पा लिया, लेकिन घरेलू धुएं पर लगाम कसना अभी भी मुश्किल था। निष्कर्ष: तमाम समस्याओं के बावजूद शहर ऐसे लोगों को हमेशा आकर्षित करते रहे हैं जो आज़ादी और नए मौक़ों की चाह रखते हैं। यहाँ तक कि दुर्गाचरण के उपन्यास में, जिसका जिक्र अध्याय के शुरू में हुआ था, देवताओं को भी अपना स्वर्ग अधूरा सा लगने लगा था। कलकत्ता की अपनी सैर में उन्होंने जो कुछ देखा और अनुभव किया था वह उन्हें अपने स्वर्ग में भी नहीं दिखाई देता था। उपन्यास के देवताओं को शहरी जीवन के जिन आयामों के बारे में सबसे ज़्यादा बेचैनी थी, वे उन लाखों लोगों के लिए सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता के नए झरोखों की निशानी थे, जिन्होंने शहर को ही अपना घर बना लिया था। अब हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। आइए बच्चों, अब हम परखेंगे हमारा ज्ञान। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हैं जवाब। जो आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ। आशा है कि आप सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।